Good morning, students. All students of BA सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर. लास्ट हमने टॉपिक किया था बच्चे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ इन 18th सेंचुरी. आज हमारा 18वीं शताब्दी में सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में हमने डिस्कशन किया था बच्चे, आपको टॉपिक पढ़ाया था. आज का टॉपिक है हमारा भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण. तो आधुनिक भारत में 19वीं शताब्दी का विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान है. इस शताब्दी के प्रारंभ से ही बौद्धिक जागरण की एक लहर ने जन्म लिया जिसने भारतीय जनजीवन के लगभग सभी क्षेत्रों जैसे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक को प्रभावित किया. मुख्य तौर पर सामाजिक एवं धार्मिक समस्याएं इस बौद्धिक जागरण का केंद्र बनी. इस दृष्टि से 19वीं शताब्दी सामाजिक परिवर्तन अथवा सामाजिक सुधार आंदोलनों की शताब्दी कहा जा सकता है. विद्वान मानते हैं कि यह मध्य युग से आधुनिक युग की ओर एक युग था. कुछ विद्वानों के द्वारा इसे भारतीय पुनर्जागरण भी कहा गया है. 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज में अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था. धर्म के मानवतावादी स्वरूप का स्थान पाखंड और आडंबरों ने ले लिया था. आम आदमी पर धर्म एक बोझ की तरह था. बिल्कुल सती प्रथा, बाल हत्या, मानव बलि जैसी बहुत सारी बुरी प्रथाएं, सामाजिक अभिशापों को भी धर्मानुरूप माना जाने लगा था. सामाजिक जीवन के अनेक तरह के अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैले हुए थे. रूढ़िवादी संस्कारों ने जीवन को बिल्कुल अपने उसमें शिकंजे में लोग रूढ़िवादी संस्कारों में बुरी तरह से उलझे हुए थे. यद्यपि 18वीं शताब्दी के मध्य अंग्रेजी राज की स्थापना से पहले इन बुराइयों का प्रतिरोध होने लगा था, फिर भी व्यापक अर्थों से भारतीय पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी में हुआ. अंग्रेजी राज की स्थापना व प्रसार के साथ साथ जो आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन हुए उनमें सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन होना निश्चित था. पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के प्रसार एवं संचार व परिवहन के साधनों के विकास ने इन परिवर्तन की गति को और भी तीव्र बना दिया था. अतः भारत में अंग्रेजों द्वारा पाश्चात्य संस्कृति के वर्चस्व की स्थापना की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय पुनर्जागरण का उदय हुआ तथा जिसके फलस्वरूप भारत में अनेक धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन हुए. अब इसमें सबसे पहले जैसे हम डिस्कस करेंगे बेटा ब्रह्म समाज. अब ब्रह्म समाज की भारतीय समाज की जड़ता को तोड़ने तथा सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वास को खत्म करने और सामाजिक और नैतिक मूल्यों की स्थापना का भारतीय प्रतिशील प्रबुद्ध वर्ग का सर्वाधिक योगदान रहा है. बुद्धिजीवी वर्ग वैसे तो सदा से ही समाज सुधार के लिए प्रयत्नशील रहा है, परंतु 19वीं शताब्दी में उनके प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे हैं. इस शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ही कहीं समाज एवं धर्म सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई. अपने विचार एवं संस्कृति को श्रेष्ठ बताकर भारतीयों को सभ्य एवं सांस्कृतिक बनाने का दावा किया. ईसाई मिशनरियों ने भी हिंदू व इस्लाम धर्म की निंदा की और ईसाई धर्म का प्रचार किया. इस प्रकार विदेशी सत्ता और संस्कृति के विस्तार तथा ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारतीय धर्म व संस्कृति पर किए गए प्रहारों के कारण उस समय के लिए जागृत लोगों के लिए ज़रूरी हो गया था कि वह आत्मनिरीक्षण करें और अपनी संस्कृति एवं संस्थाओं की शक्ति और कमज़ोरियों की छानबीन करें. अर्थात वह ये सोचने के लिए बाध्य हुए कि भारत जैसे विशाल देश एवं समाज को कैसे मुट्ठी भर विदेशी जीतने में सफल हो गए. भारतीय सामाजिक ढांचे, धर्म व संस्कृति में कौन सी कमजोरियां हैं जिनके कारण विदेशी संस्कृति उन पर प्रभावी हुई. इसके बाद जैसे हमने अभी ब्रह्म समाज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के हुए मुख्य सुधारों व उनके विचारों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है. सबसे पहले राजा राम मोहन राय, उनका जीवन और अचीवमेंट्स. राजा राम मोहन राय ही पहले भारतीय थे जिन्होंने नए विचारों की पहल की. इसी कारण राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता अथवा नवीन युग के अग्रदूत के रूप में भी अभिनंदित किया जाता है. ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे
और संभवतः भारतीय राष्ट्र व समाज का शायद ही कोई पक्ष रहा होगा जिस पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत ना किए हों। P.K. सेन के मतानुसार कदाचित ही कोई ऐसा सुधार क्षेत्र था जिसमें राजा राम मोहन राय ने कार्य ना किया हो, और भारत के पुनरुत्थान में कदाचित ही कोई ऐसा प्रयास था जिसमें सर्वप्रथम ना रहा हो। जीवन परिचय। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधानागौर नामक गांव के एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तरनी देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना व वाराणसी में हुई। बंगाली संस्कृति व अरबी फारसी इत्यादि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त करके राजा राम मोहन राय ने भारतीय धर्मों, हिंदू, इस्लाम व परंपराओं का गहन अध्ययन किया। अब इसके बाद 1803 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक 10 वर्ष उन्होंने ब्रिटिश कंपनी के अधीन नौकरी की, लेकिन इस दौरान उनका अध्ययन व लेखन कार्य भी चलता रहा। उन्होंने कई भारतीय ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत से फारसी व अंग्रेजी भाषा में भी किया। साथ ही फारसी भाषा में कई छोटे छोटे ग्रंथ भी लिखे। उन्होंने 1805 में प्रकाशित तुहफात उल मुहाविदीन एक ईश्वरवादियों को उपहार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने वेदांत के आधार पर बहुदेववाद की जड़ों पर प्रहार किया। साथ ही विश्व के प्रमुख धर्मों की व्याख्या सामाजिक संदर्भ और तर्क के आधार पर करने पर भी बल दिया। अब इसके बाद उन्होंने सती जैसी अमानवीय कृतियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। अपने युवा साथियों के सहयोग से उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1830 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें अपने राजदूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में इंग्लैंड भेजा। वे मुगल बादशाह को दी जाने वाली पेंशन के अपर्याप्त राशि के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार के समक्ष पैरवी करने के लिए गए थे। वे 27 सितंबर 1833 ईस्वी को इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल के स्थान पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार। ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में जैसे आडंबरों, झूठे रीति रिवाजों और कर्म कांडों का प्रबल विरोध किया। वे अवतारवाद और बहुदेववाद के घोर निंदक थे। वे एक ईश्वरवादी मत के प्रचारक थे। इसके लिए उन्होंने आत्मीय सभा 1815 से 1900 में गठन किया। 1828 में उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ब्रह्म समाज नामक समाज की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। यह एक ईश्वरवादियों का समाज था। वे केवल एक परम पिता परमात्मा ब्रह्म की आराधना करते थे। इसमें किसी तरह की कोई भी मूर्ति पूजा नहीं थी, ना ही किसी प्रकार का कोई कर्मकांड या आडंबर था। इस समाज में ईश्वर और मनुष्य के बीच किसी मध्यस्थ पुरोहित वर्ग की भूमिका को भी स्वीकार नहीं किया गया था। सामाजिक स्तर पर वे ऊंच नीच और जाति पाति के भेदभाव को भी व्यर्थ समझते थे और सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं, अतः उनमें किसी तरह के भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। राजा राम मोहन राय मानते थे कि मौलिक तौर पर सभी धर्मों के सिद्धांतों में अंतर नहीं है। अन्य धर्मों की अच्छी बातों को स्वीकार करने में उन्हें कभी भी कोई किसी तरह की हेजिटेशन नहीं हुई। ईसाई धर्म की कुछ बातों से भी वे प्रभावित थे। 1820 ईस्वी में ईसाई मत के बारे में एक पुस्तक लिखी, परंतु उन्होंने इसे मात्र आदर्श धर्म स्वीकार नहीं किया। तर्क के आधार पर जिस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म में आई कुरीतियों व अवतारवाद का विरोध किया, उसी प्रकार उन्होंने ईसाई धर्म की कुरीतियाँ और आडंबरों को भी नहीं छोड़ा। वे ना तो ईसा मसीह के अवतार मानने को तैयार थे और ना ही उनके जीवन से जुड़ी चमत्कारी कहानियों को सत्य समझते थे। उन्होंने हिंदू धर्म में वेदांत दर्शन तथा ईसाई मत में एक ईश्वरवाद का समर्थन किया। सामाजिक सुधारों में योगदान। भारतीय समाज पर धार्मिक विचारधाराओं का प्रभाव अपेक्षाकृत बहुत अधिक रहा।
सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के आधार पर मुख्य तौर पर धर्म में ही रहे, लेकिन दूसरी ओर अनेक रूढ़ियों एवं कुरीतियों को भी समय समय पर धर्म का समर्थन मिलता रहा। उदाहरण के लिए जाति प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, विधवाओं की दयनीय स्थिति के लिए काफ़ी सीमा तक संकीर्ण धार्मिक विचार ही उत्तरदायी था। अतः धर्म सुधार व समाज सुधार की अलग अलग करके देखा नहीं जा सकता। और 19वीं सदी के अन्य समाज सुधारकों की भांति राजा राम मोहन राय ने भी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए ही धर्म के मानवतावादी स्वरूप की वकालत की थी। समाज में औरतों को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने जिहाद तक छेड़ दिया था। प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों का हवाला देकर उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक को विश्वास दिलाया कि प्राचीन हिंदू धार्मिक मान्यताओं में सती जैसी कोई अमानवीय कृत्य के लिए कोई स्थान नहीं था। उनके ये प्रयास सफल हुए और 1819 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिक ने एक कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। किसी औरत को उसके मृत पति के साथ जलने के लिए अगर कोई ज़बरदस्ती करते थे तो उनके लिए भी कठोर दंड की व्यवस्था की गई। नारी मुक्ति के लिए स्त्री शिक्षा को राजा राममोहन राय ने एक अति आवश्यक कदम बताया। साथ ही उन्होंने समाज में नारी की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी मौलिक कारण परिवार की उत्तरदायी संपत्ति और भारत का भाग न होना बताया। वे समझते थे कि संपत्ति में हिस्सा न मिलने के कारण ही परिवार में औरत की स्थिति अधीनस्थ की बन जाती थी। इसलिए उन्होंने पारिवारिक संपत्ति में औरत की हिस्सेदारी के विचार का समर्थन किया, जो अपने आप में उस युग में काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। इसके बाद शिक्षा सुधार, शिक्षा संबंधी विचार एवं कार्य। भारतीय समाज की उन्नति के लिए राजा राम मोहन राय ने आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक बने। पश्चिम देश में विकसित ज्ञान विज्ञान तथा नई उदारवादी मूल्यों का भी भारत में प्रसार करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का भी भरपूर समर्थन किया। वे परंपरागत संस्कृत शिक्षा प्रणाली के समर्थक नहीं थे। वे मानते थे कि देश कूपमंडूक बना रहेगा, जिसके लिए यह अर्थ भी नहीं निकालना चाहिए कि भारतीय भाषाओं के विरोधी थे। वे स्वयं संस्कृत, बांग्ला, अरबी, फारसी के विद्वान थे। अपनी मातृभाषा बांग्ला से उन्हें विशेष लगाव था। उन्होंने बांग्ला भाषा में कई पुस्तकों की रचना व अनुवाद कार्य करके बांग्ला भाषा व साहित्य के विकास में विशेष योगदान दिया। बांग्ला भाषा में राजा राम मोहन राय ने एक व्याकरण की रचना की। डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खोला, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण था। और 1817 ईस्वी में उन्होंने अपने खर्च पर एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की स्थापना भी की, जिसमें अन्य विषयों के साथ साथ तकनीकी शिक्षा व पश्चिम विद्वान वोल्टेयर का दर्शन भी पढ़ाया जाता था। 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने सहयोगियों से सहयोग से कलकत्ता में एक वेदांत कॉलेज खोला, जिसमें पाश्चात्य और प्राच्य दोनों तरफ की शिक्षाएं पढ़ाई जाती थी। इसके बाद पत्रकारिता के अग्रदूत। राजा राम मोहन राय पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अग्रणी भारतीय थे। उन्होंने सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। राजनीतिक विचार। राजा राम मोहन राय को उदारवादी राजनीति में भी अग्रणी कहना गलत नहीं होगा। पश्चिमी यूरोप के देशों में उस काल में हो रहे राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों में भी उन्होंने गहरी दिलचस्पी ली। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में यूरोप में हुई और अन्य लोकतांत्रिक क्रांतियों से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने स्वतंत्रता, जनतंत्र तथा राष्ट्रीयता के आंदोलन का समर्थन किया। साथ ही हर तरह के अन्याय, उत्पीड़न और जुल्म का विरोध किया। 1821 में नेपल्स में क्रांति की विफलता से वो काफ़ी दुखी हुए, जबकि 1823 ईस्वी में स्पेनिश अमेरिका में क्रांति सफल हुई तो उन्हें अपार हर्ष हुआ और इस खुशी के उन्होंने एक सार्वजनिक भोज देकर मनाया। इस प्रकार वे परस्पर राष्ट्रों के मुक्त सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय के प्रबल समर्थक थे।
अतः संक्षेप तौर में हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में सर्वाधिक जागरूक व्यक्ति थे। वे उदारवादी विचारधारा के पोषक थे। उन्होंने धार्मिक पाखंडों, आडंबरों तथा सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। सामाजिक परिवर्तन को इससे एक नई दिशा मिली, लेकिन साथ ही उनकी समझ व दृष्टिकोण की अपनी कुछ सीमाएं भी परिलक्षित होती थी। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के वास्तविक स्वरूप को यथाचित समय के अभाव में वे 19वीं शताब्दी में अनेक बुद्धिजीवियों की तरह अंग्रेजी शासन को प्रगति का साधन समझते थे। अतः कुछ विद्वान मानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध से भी वे आधुनिकता का भ्रम संजोते रहे, जबकि अंग्रेजी शासन ने भारत को आधुनिक नहीं बल्कि गुलामी की औपनिवेशिक संस्कृति का शिकार बनाया था। यह भी कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने अपने व्यावहारिक जीवन में स्वयं भी परंपरागत मान्यताओं और रूढ़ियों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाए थे। निस्संदेह कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं हो सकता। राजा राम मोहन राय के लिए भी यह बात सत्य है, लेकिन उनके प्रयास एवं विचारों को कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने वास्तव में भारत की प्रगति के लिए बहुमुखी संदेश दिया। उन्होंने किसी भी अनुचित कार्य अथवा अन्याय का विरोध करने में कोई भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। उन्होंने साहस के साथ हर जुल्म विरोध किया। इसके लिए उन्हें अपने परिवार से लेकर हिंदू रूढ़िवादियों, मिशनरी, बड़े बड़े जमींदारों, अधिकारियों और विदेशी सत्ताधारियों से उलझना पड़ा। सामाजिक कार्यों में ना तो कभी बाधाओं की परवाह की और ना ही निजी नुकसान की। वास्तव में यह एक महान विचारक एवं संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी थे। तो आज यह राजा राम मोहन राय के बाद नेक्स्ट है हमारा देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर 1817 से 1905 ईस्वी राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्राह्मण समाज की गतिविधियां काफ़ी कम हो गई थी। इस समाज में पुनः दोबारा से इसको जागरूक और सक्रिय बनाने के लिए यह काम रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। टैगोर परिवार में राजा राम मोहन राय के विचारों का विशेष प्रभाव था। देवेंद्र नाथ के पिता द्वारकानाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के नज़दीकी सहयोगी रहे थे। ब्रह्म समाज में आने से पूर्व देवेंद्र नाथ ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा नामक एक संगठन बनाया। इस सभा का लक्ष्य भी धार्मिक सत्य को जानना था। इसकी ओर से साप्ताहिक सभाएं आयोजित की जाती थी, जिनमें धर्म के विभिन्न विषयों पर वाद विवाद और चर्चाएं होती थी। शोध पत्र पढ़े जाते थे। 1843 ईस्वी में बंगाली भाषा में तत्वबोधिनी पत्रिका के नाम से एक मासिक पत्र भी निकाला गया और वास्तव में तत्वबोधिनी सभा और उसकी पत्रकारिता ने भारत के अतीत को सुव्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास किया। साथ ही बंगाल के प्रबुद्धजनों ने विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त जैसे प्रकांड विद्वान भी सभा की गतिविधियों में भाग लेते थे। 1840 ईस्वी में कलकत्ता में एक तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की गई, जिसमें अक्षय कुमार दत्त एक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद 1843 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने अपने 20 साथियों के साथ औपचारिक तौर पर ब्रह्म समाज की सदस्यता को ग्रहण किया। देवेंद्र नाथ के नेतृत्व में समाज ने विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा के पक्ष में सक्रिय आंदोलन चलाया। बहुविवाह के लिए
किए गए आंदोलनों का समर्थन किया, समाज की ओर से आत्मसंयम होने का उपदेश दिया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। दोनों के नेतृत्व में इस समाज में काफ़ी प्रगति हुई, लेकिन बाद के वर्षों में कुछ वैचारिक मतभेदों के कारण इस संस्था में फूट पड़ गई और यह संस्था धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में हमने डिस्कस किया। कल हम आगे नया टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट।